नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ धाम में मौसम कितना बेरहम हो सकता है ये यहाँ आकर श्रद्धालु महसूस भी कर रहे हैं। हम लगातार कई बार मौसम की जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करते रहे, लेकिन इस बार हम पूरी डिटेल स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर जो केदारनाथ में डेथ हो रही हैं इतनी बड़ी संख्या में, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार है, क्या स्थानीय प्रशासन है जो व्यवस्थाएं ठीक से नहीं दे पाया, या फिर खुद वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं? पूरा अंतिम तक देखिएगा, एक एक बारीक जानकारियां आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की मौत हो रही है या वो बीमार हो रहे हैं। केदारनाथ में जो यात्रियों की मौत है उसके पीछे कई वजह हैं। थोड़ा सा मैं आपदा से पहले आपको ले चलता हूं। 2013 से पहले दर्शनार्थी कैसे मंदिर के दर्शन करते थे। ये जो पूरा प्रांगण दिख रहा है, इस प्रांगण के चारों तरफ एक रेन शेल्टर बना होता था और एक पूरा कॉरिडोर था। उसके नीचे लकड़ियां बिछी होती थी और ऊपर पूरा रेन शेड था और लगभग 2 से 3-4 हज़ार यात्री उसमें लाइन में लगे रहते थे। लाइन मंदिर के पीछे जो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल था वहाँ से शुरू होते हुए फिर अगर बहुत ज़्यादा यात्री आए तो भैरव मंदिर की तरफ उनको भेजा जाता था। यात्री भीगते नहीं थे क्योंकि रेन शेल्टर था। 2013 की आपदा के बाद पूरा जो मंदिर प्रांगण था वो साफ किया गया, आसपास के होटल तोड़े गए, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था रेन शेल्टर वो नहीं बनाए गए। अब अगर आप केदारनाथ यात्रा में आते हैं और दर्शन की लाइन में खड़े हैं और उसी दौरान आपको बारिश मिल जाए तो आप लाइन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप पिछले 300-400 मीटर से लाइन में लग के खड़े हैं और जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाने वाले होते हैं उसी समय बारिश आ जाती है तो आप भीग जाते हैं। अभी भी मंदिर प्रांगण में रेन शेल्टर नहीं है, जहाँ पर असली में अभी भी लाइन लग रही है। मंदिर से जो सीढ़ियाँ नीचे हैं उसके नीचे प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था तो की है, कुछ प्री फैब्रिकेटेड जो रेन शेल्टर है वो बनाए गए, लेकिन अगर आंधी तूफान आता है तो वो भी उखड़ जाएंगे। अब समस्या ये है कि यात्री गौरीकुंड से भीगते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है और उसे केदारनाथ धाम में भी न तो रेन शेल्टर मिल रहा है, न अलाव मिलता है, न गर्म पानी, अगर उसकी बुकिंग नहीं है। तो ये सब वजह हैं जिनकी वजह से वो बीमार पड़ता है। मौसम खराब होने वाला है, तेज बारिश होने वाली है। धन्यवाद। बात ज़रूर मुझे कहना है आपसे, आप यह सोच के मत आइएगा कि जून के महीने है तो इधर भी गर्मी होगी। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा फॉग है इधर, डेंस फॉग, दिख भी नहीं रही आगे की रास्ता। ये जून के महीना है और हिमालय हमारे थोड़े ऑल्टीट्यूड्स में है, लाइक थोड़ा काइंड ऑफ हाइट है इसके ऊपर, 3000 समथिंग किलोमीटर, अभी 4000 हो गई होगी, तो ऊपर में ठंड बढ़ जाती है। तो आप अपना जैकेट ज़रूर लाइएगा, सारे गर्म कपड़े लाइएगा। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो एक तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे ऑक्सीजन की कमी, SpO2 कम रहता है, उससे हेडेक, वॉमिटिंग, ये चीज़ें रहती है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अब क्योंकि दिन दोपहर के बाद बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है और उसके कारण नीचे गर्मी है और ऊपर ठंडा है, लोग जो है कम कपड़े पहन के आ रहे हैं, तो उनको जो है हाइपोथर्मिया के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या होता है सर हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया एक कंडीशन ये होती है कि जिसमें कि जैसे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये अगर 35 से नीचे आ जाए तो माइल्ड ग्रेड ऑफ द हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो शरीर का तापमान जो है 35 डिग्री से कम रहे तो उसको हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स, उसको हम एक हाइपोथर्मिया के पेशेंट
उसको सही वो करते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण ये रहते हैं कि इसमें जो है आदमी एक तो सिवरिंग रहता है, ठंड लगती है, फिर अगर उसके बॉडी टेम्परेचर जो है अगर कम आ जाए, 30 में आ जाए या 30 से नीचे आ जाए, फिर कन्फ्यूज़न स्टेट में भी रहता है, अनकॉन्शियस भी रहता है और स्लरिंग ऑफ स्पीच में रहता है, वीकनेस रहती है, आदमी सोने बेहोशी की तरफ जा सकता है। इसमें डेथ के अगर अर्लियर अगर ट्रीटमेंट इसको अगर मैनेजमेंट ना हो तो डेथ के चांसेस बराबर रहते हैं। कैसे डेथ होती है? डेथ जो है मल्टी ऑर्गन फेलियर रहता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी कम होता है, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, और कन्फ्यूज़न स्टेट हो तो ब्रेन डेथ भी होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है और फिर अल्टीमेटली रीनल फेलियर में भी जा सकता है पेशेंट। दरअसल हाइपोथर्मिया एक ऐसी बीमारी है, अगर उसमें शुरुआत में आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपकी मौत भी हो सकती है। और हुआ भी यही। जब कपाट खुले तो लगातार बारिश हो रही थी और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो 15 से 25 हज़ार तक हर दिन केदारनाथ धाम में आ रही थी। गौरीकुंड से ऊपर जैसे ही भीमबली क्रॉस कर रहे थे तो यात्री भीग रहे थे। अब हाइपोथर्मिया में सबसे पहले तो आपको जो गर्म कपड़े हैं, अलाव है, गर्म पानी है और ट्रीटमेंट है। तो जिन मरीजों को ये ट्रीटमेंट मिला उनकी जान बच गई, और जिन लोगों को समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको मल्टी ऑर्गन फेल हो गया, यानी हार्ट अटैक आ गया, उनको किडनी फेल हो गई उनकी, या फिर जो ब्रेन जो है वो ब्रेन में जो नसें जाती हैं, ऑक्सीजन कम हो गया जब, तो ब्रेन डेथ भी हो जाता है। और यही कारण थी। और सरकार जो है वो इस पूरे तथ्य को छुपा रही है, क्योंकि सरकार की नाकामी सामने आती है, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं भी रेन शेल्टर नहीं है। जो हैं भी वहाँ पर जो दुकानदार हैं अवैध कब्जा उन्होंने कर लिया है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और सरकार जो डेथ कॉज बता रही है वो बता रही है हार्ट फेल, और हार्ट फेल हाइपोथर्मिया में भी होता है। और जो मरीज जिनकी डेथ भी हुई है केदारनाथ धाम में या रास्ते में वो 60+ थे। तो उनमें से कई मरीजों को हम बचा सकते थे अगर हम व्यवस्था सही रखते। दूसरा जो पक्ष है वो हम आगे बताएंगे कि कैसे यात्री खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यात्रा में जो तीर्थ यात्री हैं उनके अव्यवस्थाएं सरकार की तरफ से तो है ही, लेकिन कई बार यात्री खुद भी अव्यवस्था फैला देते हैं या फिर वो खुद उसका शिकार हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि महाराष्ट्र का एक ग्रुप है 100 लोगों का, वो गौरीकुंड से चला। उसमें से कुछ लोग घोड़े खच्चर में आए और कुछ लोग पैदल आए। अब जो लोग घोड़े खच्चर में आए वो केदारनाथ धाम में पहुँच गए। अब वो बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं है कि रहने की व्यवस्था कहाँ है, तो वो लोग खुले में ही बैठे रहते हैं, भीग जाते हैं, उनका सामान कहीं और होता है घोड़े में या फिर पैदल में। तो इस वजह से दिक्कतें बहुत आती हैं। और हम देखते हैं कि कई बार साउथ के जो लोग हैं उनको तो हिंदी भी समझ में नहीं आती है, वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। और इस चक्कर में कि जो जिनको मालूम है कि कहाँ उनके रहने की व्यवस्था है वो नीचे हैं और वो इंतज़ार करते रहते हैं और बारिश में भीग के ठिठुरते रहते हैं। इस वजह से भी जो यात्रियों की तबीयत है और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो अपना जो ग्रुप है, अगर जैसे गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं या फिर और जो राज्य हैं, एक साथ चलने की कोशिश करें ताकि सब लोग एक साथ रहें और किसी को कोई दिक्कत भी हो तो वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दे और उसकी दिक्कत, उसकी जो जान है उसको बचाई जा सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेथ है वो हाइपोथर्मिया से केदारनाथ धाम में हो रही है। हमने मतलब पहले उनका जो यमुनोत्री था, गंगोत्री था किया, और केदारनाथ का ये तीसरा आता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है और डिफ़िकल्ट चैलेंजेस है जो हमने पार की है ऐसा। लेकिन ये पार करते समय में हमारे जो मेरा जो सन है शौर्य दावड़ा, उनको एक बार हमने ट्राई किया जो प्राथमिक उपचार देने का, कि इसमें जो भी आता है वो छोटा सा टेबलेट आता है वो हमने अपनी तरफ से देने की कोशिश की। उसके बाद उसको अच्छा हो गया, फिर दूसरी बार भी उसको दिया है। लेकिन शाम को हमको लगा कि ये फीवर बहुत बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, तो हम सोच में गिर गए। तो हम जो टेंट में रुके थे उनके बाहर एक स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल था। तो हमने लगा कि यार ये भाई कैसे जाएंगे, कौन अंदर लेगा कि नहीं देगा, और बाहर भीड़ होगी, डॉक्टर साहब मतलब बिजी हो गए कि ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इधर जो भी आते हैं उनको हमेशा इस छोटी मोटी ये जो ठंडी लगने से फीवर होना, ये सब परेशानी हमेशा रहती है। क्योंकि ये 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर में आता है जो केदारनाथ, अभी भी मेरे हिसाब से 5 से 6 डिग्री चल रहा है। तो ये इसमें मेरा लड़का जो है वो शौर्य दावड़ा, उनको फीवर आने में, मैं बाहर से आया तो तुरंत ही मुझे
डॉक्टर साहब ने 1 मिनट के अंदर, मैं गलत नहीं बोलूँगा, 1 मिनट के अंदर मुझे अंदर लेके तुरंत ही उनकी टेम्परेचर ये सब करके तुरंत ही उनका उपचार चालू कर दिया। तो मैं ये स्वामी विवेकानंद जो हॉस्पिटल है उनको धन्यवाद मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है और मैं चाहता हूँ कि ये इमरजेंसी में सारवार मिलना, और वो भी ऐसी जगह पे जो मिशन इम्पॉसिबल जैसी माना जाता है हमारे जैसे आदमी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ रियली गुड, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बेसिकली हाइपोथर्मिया मीन्स जब एक नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना। बेसिकली इसकी 3 स्टेज होती हैं। जो एक्यूट होती है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, 35 होता है। जो मॉडरेट होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सीवियर होता है वो होता है लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस। कैसे पहचाने कि हाँ आप मरीज? बेसिकली हम उसको थर्मामीटर लगा के देखते हैं कि इसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट हम आगे फॉलो करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या क्या? ट्रीटमेंट में बेसिकली जैसे पेशेंट हमारे पास आया और हमने देखा कि हाइपोथर्मिया में है और क्या उसका टेम्परेचर है, उसी हिसाब से उसको इलेक्ट्रिक बेड पे लेके वार्म फ्लूइड है, वार्मर है, और उसी हिसाब से बाकी और सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है, उसी से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों की टीम ने कितने ऐसे केसेस को? देखिए, यहाँ पर जो 11,300 फीट है, ठंड तो आपको पता ही है कि नाइट में भी माइनस में चला जाता है। और जो मैं बात बताता हूँ कि लास्ट मंथ शायद 24 या 25 को जो यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था और बहुत ज़्यादा ठंड रही थी, उस समय हमने करीब 50 एटलीस्ट 160 के वो हाइपोथर्मिया के पेशेंट्स आए थे जो मॉडरेट से लेके सीवियर तक थे। उसमें करीब 56 के अराउंड थे। उन सब की जान हमने उस दिन बचाई। यहाँ पर आपके पास भी आए ऐसे मरीज जो लास्ट स्टेज में थे या बिल्कुल डेथ हो गई थी जिनकी? देखिए, मैं बात करूँगा उसी दिन की जिस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, लास्ट मंथ जब 24 था, उस समय पर हमारे पास काफ़ी पेशेंट आए थे, और जिसमें से हमने कितने पेशेंटों को बाहर निकाला, एटलीस्ट 5 पेशेंट हमारे पास ब्रॉडेड आए थे। ऊपर वाले की दुआ रही कि हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई। हमने जितने भी यहाँ आए थे सबको बचा लिया था। कुछ पेशेंट क्रोनिक थे जो हमने यहाँ पर रखे 24 से 48 आवर्स तक। मौसम खुलने के बाद में हम लोगों ने उनको एम्स ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया था, फिर वो वाया चॉपर। उतनी पीछे चीज़ की दिक्कत हो जाएगी हमको, और तो कोई नहीं, थोड़ा सा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई है। अंदर आपने दिखा? केदारनाथ में किस तरीके से इलाज हो रहा है और कितने विकट परिस्थितियां हैं केदारनाथ में, उसका एक उदाहरण देने के लिए हम लोग ठीक 11 बज रहे हैं इस समय, और जो विवेकानंद हॉस्पिटल है जो ठीक बेस कैंप में है, यानी एक तरीके से कहें तो केदारनाथ की ये लाइफलाइन है। जितने भी यात्री आते हैं उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट से लेके जो भी सुविधाएं यहाँ पर हैं, एक्सरे मशीन है, पैथोलॉजी है, और ये पूरा एक आईसीयू की यूनिट है। माता जी हैं, भीगी थी, हाइपोथर्मिया की इनको शिकायत थी, इसके अलावा इनको सांस लेने में दिक्कत है और इनका डिहाइड्रेशन भी हो गया। तो पूरा इलाज चल रहा है। इनके जो परिजन हैं वो अभी जो रूम देखने के लिए गए हैं। आप सोचिए कि कितने बजे लोग चले होंगे, करीब 1-2 बजे चले होंगे। और पूरे केदारनाथ में सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है वेदर, जो ठीक 12-1 बजे के बाद चेंज होता है और 2 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो जो अधिकतर लोग हैं वो भीगते हैं, ठंड लगती है। ठंड लगने के बाद उनको एकदम से जो पूरी बॉडी है उसमें या तो उल्टी आना, चक्कर आना, कई सारी बीमारियां आती हैं। उसको मैं आगे भी विस्तार से समझाऊंगा कि जो केदारनाथ में कौन कौन सी बीमारियां टूरिस्टों के लिए, यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए परेशानी और चिंता का सबब है और क्या आप लोगों को करना है। केदारनाथ में जो यात्रियों की मौत हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब लगातार हम ढूंढ रहे हैं। मेरा तमाम
जो देश की अलग अलग राज्य सरकारें, उनसे निवेदन है, खासतौर पे मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा यात्री केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, महाराष्ट्र से बहुत यात्री आते हैं, गुजरात से, राजस्थान से। तो ये जो राज्य सरकारें हैं, ये अपने राज्य में जैसे ही चार धाम यात्रा शुरू होती है, अपने यात्रियों को वो अलग अलग समाचारों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से वो जागरूक करें कि केदारनाथ धाम और चार धाम की यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो कैसे जाएं, क्या क्या तैयारियां करें, और ख़ास तौर पे बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बारिश सबसे बड़ी समस्या चार धाम यात्रा में होती है। तो यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड सरकार तैयारियां करती है, लेकिन इतना बड़ा देश, इतने ग्रामीण क्षेत्रों से जो यात्री आते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता केदारनाथ के बारे में कि हाइट कितनी है, वहाँ पर वेदर कितना मुश्किल होता है, बारिश से कैसे बचना चाहिए। वो लोग जब गौरीकुंड सोनप्रयाग पहुँचते हैं तो वहाँ से 200 250 रुपये की पॉलीथीन पहनते हैं, और जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं वो फटनी शुरू हो जाती है, उसके बाद वो भीगना शुरू हो जाते हैं और फिर भीगते हैं, बीमार होते हैं। तो अगर राज्य सरकारें अपने स्तर से जागरूक करें अपने अपने राज्यों में यात्रियों को, या फिर हर राज्य सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सरकारें अपने कुछ अधिकारियों को यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं ऋषिकेश में, हरिद्वार में, जो पूरी यात्रा की निगरानी करे, क्योंकि छोटी संख्या नहीं है, लाखों श्रद्धालु एक एक राज्य से आ रहे हैं। और जब पूरी चारधाम यात्रा अपने चरम पर होती है, उस समय तो भीड़ देखने लायक होती है श्रद्धालुओं की। तो एक रिक्वेस्ट सभी राज्य सरकारों से है कि वो चारधाम यात्रा में अपने यात्रियों की सुरक्षित और सुकल सफल यात्रा के लिए अपने स्तर से भी प्रयास जरूर करें। अब देखिए 11:30 बजे का समय हो गया है। राजस्थान जिले के राजस्थान के राजसमंद जिले से पूरी जो श्रद्धालुओं के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं, जो बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आप लोग तो भीगे ना, रेनकोट था, ठंड लग रही है। तो मैं आली भी लगी रही वहाँ है, आली भी ठंड लगी रही। हाँ बिल्कुल, ठंडे हाथ भी ठंडे हो रखे हैं, ठंड लगी रही। यहाँ सबसे, आपका क्या नाम है? मेरा हुक्मचंद मैनारी। अच्छा हुकुम जी, यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या चढ़ाई की नहीं है, खाने पीने किसी चीज़ की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे मौसम की। लोग भीग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कई लोगों की डेथ हो रही है। नहीं बताना चाहिए आप लोगों को, लेकिन भीगने से लोग, तो आप लोग को तैयारी ठीक से करनी चाहिए थी। और अभी आप लोगों को अगर ठंडा लग रहा है माता जी, तो नीचे अलाव जल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा देर आप आग सेक लो, जब तक आपकी रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती। आपको मालूम था यहाँ का मौसम कितना बदलता है? नहीं, वो तो था सर, लेकिन क्या बात की थी, एक हमारे कोई पंडित जी थे इधर, बाबूलाल तुमड़िया, बोले 40 आदमियों को मैं व्यवस्था कर दूंगा। अभी शायद व्यवस्था हुई नहीं, हमारा वो एक साथ थी। और व्यवस्था तो हो ही जाएगी, आप खुले में नहीं सोएंगे, यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप लोग, मैं देख रहा हूँ कंबल है, ये छोटी सी एक चादर ले रखी है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, और जैकेट भी आपके देखे नहीं है, इनके पास भी जैकेट नहीं है। वो है सर, बीच में क्या गर्मी बहुत थी, 3 बजे तक निकाल दिया, बहुत गर्म, बाद में छांटे अंदर पड़े बैग में। नहीं तो उसको पहनना है ना, उसको बैग में रखने के लिए नहीं है वो पहनते सर। तो वो बारिश ज्यादा हो रही थी, पसीने से तो अंदर से। अब देखिए, आप बहुत गर्मी से आ रहे हैं, राजस्थान में तो 40 से ऊपर ही है पारा, और यहाँ 0.5-2 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान रखिए, आप लोग थोड़ा सा अलाव सेक लीजिए, जब तक आपकी व्यवस्था नहीं होती, थोड़ा गर्मी आ जाएगी। ठीक है जी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप यहाँ आएंगे, कोई भी आपके गांव के इलाके का आएगा, उसको कहिएगा रेनकोट लेके जरूर आए, छाता लेके जरूर आए। ये सब चीजें, बारिश से भीगने से बचना है। बाकी कोई टेंशन नहीं है। आप देख रहे हैं कि बाकी बढ़िया व्यवस्था है, वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में हमारे को। कितने लोग हैं आप लोग? हम सर आए थे 65 के करीबन। सभी भीगे? सभी, हाँ, ऐसे ही, कोई खच्चर के ऊपर आ रहे हैं, कोई ऐसे तो भीग गए होंगे भी। कितनी देर बारिश होती रही नीचे से जब आप? 2-3 घंटे की, 2-3 घंटे। हाँ, 3 बजे बाद शुरू होगी, जो आप देख लो। कहीं रेन शेल्टर भी नहीं मिला होगा जहाँ आप लोग थोड़ा रुक पाए? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, होटल थी तो वो भी भीड़ थी, वापस वो बारिश हो रही थी तो सब लोग उसी में रुक रहे। तो एक बड़ी समस्या है, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हमने लगातार उस बात को उठाया था, और हमारे लगातार दबाव के बाद भी आप जो मंदिर परिसर में ये थोड़ा बहुत रेन शेल्टर देख रहे हैं वो लगे हैं, और ये दबाव का नतीजा है कि थोड़ा बहुत तो सही
मंदिर के आसपास जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आराम कर रहे हैं रुके हुए। सरकार की तरफ से तो अलाउ ज़्यादा जल नहीं रहे हैं, एक ही जगह जलता है। जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर जो यात्री हैं वो तंदूर के सामने आग सेक रहे हैं। केदारनाथ में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमें रोज़ रात को मिलती हैं जो अभी मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। रात के ठीक 12 बजने का समय है। मध्य प्रदेश के करीब 12 श्रद्धालु इस समय ठीक मंदिर प्रांगण के पास जो सीढ़ियाँ हैं उन्हीं पत्थरों में सोए हुए हैं। रास्ते में आते हुए भीगे भी हैं, ठंड से काँप भी रहे हैं। न इनके पास कंबल है और न इनके पास इतने पैसे हैं कि ये जो टेंट है या होटल है वहाँ रुक सकें। मैंने इनको बहुत समझाया कि इनके रहने की व्यवस्था कर देता हूँ, फिर भी ये नहीं माने। और ये भी एक पहलू है कि अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या ये खुद होंगे या यहाँ पे ये जो प्रशासन है वो होंगे? एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पुलिस भी यहाँ पर जो गश्त है वो करती हुई आएगी, इनको पूछेगी कि आपकी रहने की व्यवस्था हुई या नहीं हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपदा के बाद करीब इतने साल गुजर चुके हैं, एक भी ऐसा कॉमन हॉल नहीं है इन श्रद्धालुओं के लिए कि जिनके पास पैसे नहीं है वो वहाँ रुक सकें। बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ खुले में मत सोइए, कहीं भी आप रुकिए, क्योंकि केदारनाथ में ऐसा नहीं है कि महंगे ही होटल हैं। 300-400 रुपये में भी आपको जो टेंट है वो मिल जाते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और अभी भी सोए हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब आपको हम और डिटेल समझाते हैं। जब हमने इस स्टोरी पर काम करना शुरू किया, थोड़ी सी रिसर्च शुरू करी, डॉक्टरों से बात करी, जो हॉस्पिटल सरकारी और जो विवेकानंद हॉस्पिटल है उनके डॉक्टरों से बात करी, तो एक नया तथ्य सामने आया। तथ्य ये है कि जो डेथ हुई हैं 90% उनमें से हाइपोथर्मिया से हुई हैं। कुछ केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक जो मरीज़ थे, जब 21, 22, 23, 24 मई को यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई और 24 मई को भारी बर्फबारी हुई, उस दिन सबसे ज़्यादा केस हाइपोथर्मिया के आए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग भीगे थे। शंभुदयाल यादव हैं, वो मध्य प्रदेश के 66 एज के थे। वो आए, कपड़े भीगे हुए थे, डेथ हो गई थी उनकी, और जब वो हॉस्पिटल आई SDRF की टीम तो उस समय तक उनकी मौत हो चुकी थी। और उनके साथ उस समय कोई अटेंडेंट भी नहीं था जब शंभुदयाल यादव को हॉस्पिटल लाया गया। एक केस और था, ऋषि भदौरिया जो हैं, वो भी 65 एज की थी। उनको भी पोस्ट कोविड मरीज़ थे। वो जब उनको लेके आई SDRF की टीम तो उनकी भी डेथ हो रखी थी, कपड़े भीगे हुए थे। तो ये सब, और उस दिन हाइपोथर्मिया के करीब 150 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया गया, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया, और उसके बाद उनको जो सीरियस मरीज़ थे उनको देहरादून शिफ्ट किया गया। कुछ कार्डियक अरेस्ट के भी मरीज़ यहाँ पर आए, उनको भी फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया, और फिर देहरादून जो ऋषिकेश एम्स से वहाँ भेजा गया। कुल मिलाकर सरकार का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद यहाँ पर पंगु है, क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, और जो विवेकानंद हॉस्पिटल में वहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, यानी जो प्राथमिक उपचार है और थोड़ा जो सीरियस मरीज हैं उनकी भी देखभाल की जा रही है। जब बारिश आती है तो तीर्थयात्री आप रोज़ देखते हैं, क्या स्थितियाँ रहती हैं यहाँ पे? स्थिति तो कभी कभार तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, ओले गिरने बैठ जाते हैं। तो हम भी टेंट का व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम भी यात्रियों को रुकने के लिए बार बार कहते रहते हैं, रुकते भी हैं यात्री। हमारे पास जितनी व्यवस्था है हम उनको सुलाने की वो हम अपने हिसाब से अपने तरीके से बिठाते हैं उनको अपने टेंटों में। फिर अगर कहीं ज़्यादा हो जाते हैं तो हम अगल बगल उनकी व्यवस्था कर लेते हैं। और हमारा ज़्यादा रेट भी ज़्यादा हाई फाई तो है नहीं, 300 रुपये, वैसे हम 300-400 रुपये पर पर्सन लेते हैं। और फिर जो यात्री अगर ज़्यादा ही कंजूसी करता है तो हम 200-150 रुपये में भी सुला लेते हैं। और हम सब यात्रियों से यही अनुरोध करते हैं, हम उनसे भी यही, हमारी भी यही है कि अतिथि देवो भव, जो हमारे यात्री गण हैं वो हमारे अतिथि हैं, देव हैं।
केदारनाथ यात्रा शुरू हुए 1 महीने और लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं और इन करीब 37-38 दिनों में ही डेथ जो श्रद्धालुओं की मौत है वो 60 पार जा चुका है। जब तक आपके पास वीडियो आएगा शायद उससे भी ज़्यादा ये संख्या होगी। गलती किसकी है, ये पूरी वीडियो आपने देखी और गलती केवल सरकार की तरफ से नहीं है बल्कि श्रद्धालुओं की तरफ से भी है, जो वेदर और एक्सट्रीम यहाँ पर जो वेदर कंडीशन है उसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद भी कई बार वो यहाँ पर न तो रेनकोट लेकर आते हैं, न एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आते हैं और उसकी वजह से वो भीगते हैं और डेथ हो जाती है। तो यात्रियों को भी समझना होगा कि वो केदारनाथ धाम में यात्रा करने जा रहे हैं जो एक 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सरकार को भी रेन शेल्टरों की संख्या और बढ़ानी होगी ताकि जो यात्री हैं उनको सहूलियत मिल सके, क्योंकि अब लगातार बारिश का मौसम है, पूरी बरसात आ रही है। उस बरसात में भी बड़ी संख्या में यात्री आएंगे और भीगेंगे और उनको हाइपोथर्मिया होगा। ये पूरी केदारनाथ में मौसम की मौत की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। केदारनाथ की अनकही कहानियाँ आगे भी जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।